आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज हम बात करेंगे निकाहनामा के बारे में कि निकाहनामा के टोटल कितने कॉलम्स होते हैं और हर कॉलम की क्या क्या लीगल वैल्यू है और इसको कैसे फ़िल किया जाना चाहिए ताकि फ़्यूचर में जो डिस्प्यूट पैदा होते हैं उनसे बचा जा सके। व्यूअर्स, टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं या जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है उनसे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो जो निकाहनामा है ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत इसका एक स्पेसिमन दिया गया है, जिसके तहत इसको पहले फ़िल किया जाता है और फिर इसको रजिस्टर करवाया जाता है। साथ में ये यूनियन काउंसिल में भी कॉपी भेजी जाती है जहाँ पर एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। निकाहनामा के टोटल 25 कॉलम्स होते हैं, 25 कॉलम्स होते हैं। कॉलम नंबर 1 जो है उसमें जो मौज़ा जहाँ पर ये निकाह हो रहा है उस मौज़ा का नाम, यूनियन काउंसिल का नाम या नंबर, तहसील और ज़िला, ये चीज़ें लिखी जाती हैं। जबकि कॉलम नंबर 2 में दूल्हा और दूल्हा जो है उसका नाम, वल्दियत, उसका एड्रेस, और कॉलम नंबर 3 में दूल्हा की डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है। जो डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी ये जो दूल्हा का आईडी कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड होता है, उसके तहत उसका असल शनाख्ती कार्ड वो देखकर यहाँ पर लिखी जानी चाहिए। जबकि कॉलम नंबर जो 4 है उसमें लड़की जो दुल्हन है उसका नाम, वल्दियत और एड्रेस लिखा जाता है। फिर कॉलम नंबर 5 में कि क्या वो तलाक़ याफ्ता है या कुंवारी है, तो अगर कुंवारी है तो कुंवारी लिखा जाएगा, अगर तलाक़ याफ्ता है तो वो आगे लिख दिया जाएगा। फिर कॉलम नंबर 6 है कि जो लड़की होती है उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है। अब कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 यहाँ पर जो लड़के और लड़की की डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, इसको लिखने का मकसद ये है कि चूँकि पाकिस्तान में जो नाबालिग लड़के और लड़की हैं उनकी शादी करना गैर कानूनी है, तो आया वो बालिग हैं या अभी उनकी एज नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पर शनाख्ती कार्ड देखकर उनकी एज लिखी जाए ताकि कल कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो सके। इसके बाद जो कॉलम नंबर 7 है उसमें अगर लड़की ने अपनी तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया है तो उसकी डिटेल दी जाती है। जबकि 8 से 10 तक जो गवाहान होते हैं, चाहे लड़की की तरफ से हों या लड़के की तरफ से हों, तो उनके नाम, वल्दियत, एड्रेस वगैरह लिखे जाते हैं। फिर कॉलम नंबर 12 जो है उसमें शादी सरअंजाम पाने की तारीख़ लिखी जाती है। अब यहाँ तक तो वो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वही होती हैं। इसमें जो कॉलम नंबर 3 और 6 डेट ऑफ बर्थ वाला वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो कॉलम नंबर 13 से 17 तक हैं वो निकाहनामे के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम्स हैं। फैमिली कोर्ट्स जितनी भी हैं हर ज़िला तहसील में, अगर वहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लिटिगेशन इस चीज़ पर हो रही है, जो फैमिली मैटर्स हैं तो उस पर। अब उसकी वजूहात यही 13 से 17 नंबर जो कॉलम्स हैं वो है। उसकी वजह क्या है कि जब हम इसको फ़िल करते हैं तो चूँकि फ़िल करने वाले उनको इतनी लॉ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ना वो लॉ को इतना जानते हैं, ना वो आने वाले दिनों में वो सोच रहे होते हैं कि ठीक है बस अब ये शादी हो रही है तो ये हमेशा मियाँ बीवी के बतौर भी वो रहेंगे। लेकिन चूँकि जब जो आगे ज़िंदगी गुजारते हैं लड़की लड़का, तो उनमें आपस में दूरियां भी पैदा होती हैं, इख्तलाफात भी होते हैं। तो उस सूरत में जब बात अलहदगी तक पहुंचती है, फिर कोर्ट तक पहुंचती है, तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए जो कॉलम नंबर 13 से 17 हैं तो इनको बहुत ही एहतियात के साथ और इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके इनको फ़िल किया जाना चाहिए। कॉलम नंबर 13 जो है उसमें है कि शादी के वक्त जो टोटल महर की रकम है, यहाँ ये याद रखना है कि जो टोटल महर की रकम है यहाँ पर कॉलम नंबर 13 में वो लिखी जाती है। मैं मिसाल देता हूँ कि लड़की और लड़के में आपस में ये तय पाया कि जो महर की रकम होगी वो 13 लाख रुपए होगी।
टोटल जो महर की रकम होगी वो 13 लाख रुपए होगी। अब ये टोटल रकम हो गई। कॉलम नंबर 14 में है कि महर की कितनी रकम मुअज्जल है और कितनी गैर मुअज्जल है। मुअज्जल का मतलब है कि जो दूल्हा मियाँ फ़ौरन अदा करेंगे वो रकम मुअज्जल होगी, और जिसके लिए कोई टाइम पीरियड रख लिया जाता है कि बाद में अदा किया जाएगा तो वो गैर मुअज्जल होगा। तो यहाँ पर जो कॉलम नंबर 14 है इसमें वो डिटेल देनी है। वो किस तरह लिखना है कि लेट्स सपोज अगर 13 लाख, जैसे मैंने पहले बयान किया कि टोटल महर की रकम 13 लाख है, तो मैं मिसाल ले लेता हूँ कि उसमें से 3 लाख मुअज्जल है जो दूल्हा ने फ़ौरन अदा करना है। 10 लाख के लिए कोई टाइम रख लिया गया जी, साल के अंदर, 2 साल के अंदर, या जब भी औरत चाहेगी वो तलब करेगी, ऐसे लिखे वो आपस में तय पाया है। तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। कॉलम नंबर 14 को फिर इस तरीके से फिल करें कि 3 लाख मुअज्जल, जबकि जो बकिया 10 लाख है वो गैर मुअज्जल। ठीक है, इस तरीके से उसको लिख दिया जाए। फिर जो कॉलम नंबर 15 है, आया महर का कुछ हिस्सा मौका पर अदा कर दिया गया या नहीं। तो यहाँ पर अगर दूल्हा ने फ़ौरन अदा कोई कर दिया है, जैसे निकाह के वक्त ही अगर उसने कोई दे दिया, उसने 3 लाख जो मुअज्जल था तो उसमें से अगर उसने 3 लाख दे दिया, फ़ौरन अदा कर दिया, तो वो उधर लिख दिया जाए कि इतना उसने अदा कर दिया है। जबकि जो बकिया होता है, अब उसकी हद तक अक्सर इस तरह लिख दिया जाता है कि इंदल तलब। मिसाल के तौर पर 13 लाख में से 3 लाख मुअज्जल था वो अदा कर दिया गया, बकिया जो 10 लाख था वो गैर मुअज्जल था, तो उसकी हद तक लिख दिया जाता है इंदल तलब। इंदल तलब का मतलब है कि औरत जब चाहे तलब करे। लेकिन यहाँ पर इस तरह लिखा जाए कि अगर आपस में ये तय पाया है कि शादी के साल के बाद या साल के अंदर अंदर जो ख़ावंद है वो लड़की को ये 10 लाख रुपए अदा करेगा, तो यहाँ इस तरह लिख दिया जाए कि 10 लाख रुपए शादी के बाद 1 साल के अंदर अंदर दूल्हा अदा करेगा। या इस तरह भी लिखा जा सकता है कि फ़लाँ डेट तक ये ख़ावंद लड़की को अदा करेगा, ये जो बकिया 10 लाख रुपए है। अब अगर टाइम नहीं लिखा जाता, ये नहीं लिखा जाता कि 2 महीने, 4 महीने, साल या फ़लाँ डेट तक ख़ावंद अदा करेगा, सिर्फ़ इस तरह लिख दिया जाता है कि 10 लाख रुपए इंदल तलब, तो ऐसी सूरत में फिर औरत उस जो बकिया 10 लाख रुपए है वो सिर्फ़ 2 सूरतों में क्लेम कर सकती है। वो 2 सूरतें कौन सी हैं? उसमें है नंबर 1 कि अगर ख़ावंद औरत को तलाक़ दे देता है, अपनी मर्ज़ी से औरत को तलाक़ दे देता है, इसमें खुला वगैरह वाला ऑप्शन नहीं है। अगर वो तलाक़ दे देता है तो उसे फिर ये बकिया 10 लाख रुपए फ़ौरन अदा करने पड़ेंगे। जैसे ही वो तलाक़ देगा उसे 10 लाख रुपए फ़ौरन अदा करने पड़ेंगे। और दूसरी सूरत है कि अगर ख़ावंद की डेथ हो गई, अब ख़ावंद की डेथ हो गई तो फिर किस तरह वो अदा करेगा, क्योंकि जो देने वाला था वो तो मर गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन अदा करेगा उसकी जगह। तो उस सूरत में अगर ख़ावंद की डेथ होती है तो वो अपने जितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी में से उसके कफ़न दफन का ख़र्च निकलेगा। अब उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी बाकी बच गई, उसमें से सबसे पहले कफ़न दफन के बाद जो औरत है उसका अगर ऐसा निकाह वो हक महर है जो कि इंदल तलब था, तो वो निकाला जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने मिसाल दी थी कि 10 लाख इंदल तलब है, तो ख़ावंद की डेथ हो गई तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसमें से उसके कफ़न दफन का ख़र्चा निकालने के बाद सबसे पहले औरत को उसका हक महर दिया जाएगा। फिर जो बाकी प्रॉपर्टी उसकी बच जाएगी उसमें से जितने भी लीगल हेयर्स हैं तो उनके हिस्से, जितना भी उनका शरई हिस्सा बनता है तो उसके लिहाज से उनको वो तकसीम कर दिया जाएगा। अब कॉलम नंबर 16, बाज़ सूरतें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर लड़की को पैसे तो दिए जाते हैं हक महर के तौर पर, लेकिन साथ में कोई जायदाद भी आपस में डिसाइड किया जाता है कि इतनी जायदाद औरत को दी जाएगी।
तो उस सूरत में यहाँ पर जो जायदाद दी गई है उसकी मुकम्मल तफसील लिखी जानी चाहिए। अक्सर देखने में आया है कि इस तरह लिख दिया जाता है 5 मरला ज़मीन या 5 मरला प्लाट औरत की मलकियत होगा। अब ये प्लाट कहाँ पर है, किसी शहर में है, किसी जंगल में है, किस एरिया में है, किस तहसील ज़िला में है, किस मौज़ा में है, कोई डिटेल नहीं लिखी जाती। सिंपल लिख दिया जाता है 5 मरला प्लाट औरत की मलकियत होगा। बाद में जब औरत और मर्द में आपस में अलहदगी हो जाती है या वैसे ही औरत अपना हक में क्लेम करती है तो मर्द उसकी कोशिश होती है कि वो किसी दूर दराज इलाके में जहाँ पर कोई जंगल वगैरह है, जहाँ पर प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पर वो औरत को ये ज़मीन दे दे। पहली बात है कोई देता नहीं है, ये मामला कोर्ट तक पहुँचता है, अदालतें ही इसका डिसाइड करती हैं। लेकिन अदालत डिसाइड करती है तो तब भी वहाँ पर यही डिस्प्यूट पैदा होता है कि दिया कहाँ पर जाए। औरत क्लेम करती है जो शहर का सबसे महंगा तरीन इलाका होता है वहाँ पर क्लेम करती है, जबकि जो मर्द होता है वो दूर दराज के इलाके जहाँ पर प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ पर वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैं इसे दे दूँगा। तो इसलिए बेहतर है कि यहाँ पर जब इसको फिल किया जाए तो आपस में ये तय कर लिया जाए, ये डिसाइड किया जाए कि कहाँ पर ये प्लॉट वाक़ है, और अगर तो इसका कोई खसरा वगैरह उसके बारे में भी डिसाइड हो गया है तो बेहतर होता है कि लिख दिया जाए कि खेवट नंबर फ़लाँ, खतूनी नंबर फ़लाँ, खसरा नंबर फ़लाँ, मौज़ा का नाम भी आगे लिख दिया जाए, तो ताकि कल किसी तरह की कोई वो जो एक होती है शक व शुबे वाली बात तो वो ना रहे। तो इसलिए ये जो कॉलम नंबर 16 है इसको बहुत ही एहतियात के साथ इसको फिल किया जाना ज़रूरी है। अब आगे आता है कॉलम नंबर 17। जो कॉलम नंबर 17 होता है इसमें अगर कोई ख़ास शराइत हों जो शादी के वक्त या शादी से पहले मियाँ बीवी जो थे, अभी मियाँ बीवी जो हैं और पहले उनके वालिदैन ने या इन्होंने ख़ुद कोई ऐसी शराइत तय कर ली हैं, मिसाल के तौर पर लड़का अगर गाँव का हो, लड़की किसी शहर की हो, तो ये शर्त रखी जाती है जी लड़की गाँव में नहीं रहेगी बल्कि शहर में रहेगी, तो ये शर्त लिख दी जाती है। या अगर लड़के ने तलाक दी तो इतनी पेमेंट वो लड़की को देगा, 25 लाख रुपए देगा, 50 लाख रुपए देगा, या इतना कोई मकान देगा। तो जो भी शर्त है इस तरह की वो लिखी जाती है। फिर ऐसे भी लिखा जाता है कि अगर लड़का लड़की पर कोई जुल्म करेगा तो उस सूरत में वो लड़की को इतनी पेमेंट करेगा माहाना, या अगर आपस में नाराज़गी हो जाती है तो फिर उस सूरत में लड़का लड़की को जो मंथली है, माहाना है, वो इतना ख़र्चा देगा। तो इस तरह की कोई भी शराइत हो तो वो यहाँ पर लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि जो कॉलम नंबर 17 है, ये जो शराइत वाला कॉलम है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। यहाँ पर अगर मर्द ने औरत को बेशक हज़ारों कनाल ज़मीन लिख कर दे दी हो, कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स लिख कर दे दी हो, कोई पेमेंट लिख कर दे दी हो, तो चूँकि ये एक शर्त है तो शर्त की कानून में कोई वैल्यू नहीं है। तो इस जो कॉलम नंबर 17 है इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। फिर कॉलम नंबर 18 है, आया शोहर ने तलाक़ का हक़ बीवी को तफवीज़ कर दिया कि नहीं। अब ये कॉलम, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि तलाक़ तफवीज़ क्या है। उसका लिंक मैं, उस वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। थोड़ा सा अर्ज़ करता चलूँ कि तलाक़ तफवीज़ ये है कि अगर मर्द अपना तलाक़ का हक़ जो अल्लाह ताला ने मर्द को दिया हुआ है तो वो कहता है कि मैं इसको अपनी तरफ से औरत को दे रहा हूँ कि आज के बाद जो मतलब निकाह हो रहा है तो उसके बाद जो मर्द है वो तलाक़ नहीं दे सकेगा बल्कि औरत को ये हक़ है कि वो तलाक़ देगी। तो अगर ऐसी बात आपस में डिसाइड हो गई है तो अगर फिर ऐसा है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि हाँ, मर्द ने तलाक़ का हक़ औरत को तफवीज़ कर दिया है, और साथ में अगर किसी शर्त पर किया है तो वो शर्त लिखी जाएगी। अगर किसी बगैर शर्त के किया है तो सिर्फ़ इतना लिख दिया जाएगा कि हाँ, मर्द ने तलाक़ का हक़ औरत को तफवीज़ कर दिया है। इसके बाद कॉलम नंबर जो 19 है उसमें लिखा जाता है कि आया शौहर के तलाक़ के हक़ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई गई है। अगर यहाँ पर कोई पाबंदी लगाई गई है तो वो लिखी जाएगी, वो शर्त लिखी जाएगी।
फिर कॉलम नंबर 20 है, आया शादी के मौका पर महर, नौन व नफ़का वगैरह से मुतल्लिक कोई दस्तावेज़ तैयार की गई है? अगर कर दी गई है तो इसके मुख्तसर मंदरजात। अब यहाँ पर है कि ये जो कॉलम नंबर 20 है कि लेट्स सपोज हक महर में कोई प्रॉपर्टी दी गई है, तो अगर उसकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा भी होता है कि जब हक महर में कोई प्रॉपर्टी दी जाती है तो शादी से पहले ही वो प्रॉपर्टी औरत के नाम ट्रांसफ़र भी करवा दी जाती है, सेल डीड रजिस्टर करवा दी जाती है। तो ऐसी सूरत में फिर यहाँ पर उसकी उस सेल डीड का नंबर और तमाम डिटेल लिख दी जाती है, उसकी डेट वगैरह भी। तो अगर इसके अलावा जो नौन व नफ़का है उसके बारे में अगर कोई दस्तावेज़ तैयार की गई है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद 21-22 वगैरह जो है, ये दूल्हा की अगर पहले से कोई शादी है तो उस बारे में डिटेल दी जाएगी कि पहले शादी की थी और फिर उसने जो परमिशन लेनी होती है पहली बीवी से, अगर वो उसकी अभी निकाह में है तो उससे परमिशन लेने के बारे में अगर उसने ली है तो वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर आगे जो कॉलम नंबर 22 में कि वो तलाक याफ्ता है, रंडवा है या उसकी भी कुंवारा है, जो भी है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद 23, 24, 25 इसमें निकाह ख्वाह से मुतल्लिका जो कॉलम्स है कि वो निकाह ख्वाह और निकाह रजिस्ट्रार वगैरह वो उनकी डिटेल दी जाएगी। तो अब ये था कॉलम जो 1 से लेके 25 तक निकाहनामा के उनकी डिटेल। तो फिर आखिर में थोड़ी सी जो कॉलम नंबर 13 से 16 तक हैं तो उनके बारे में अर्ज़ करता चलूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम्स होते हैं 13 से 16 तक। तो सारे जो डिस्प्यूट फैमिली मैटर्स के आगे जाके पैदा होते हैं तो वो इसी जो कॉलम नंबर 13 से 16 हैं इस पर ही होते हैं। तो इसलिए जब इनको फिल किया जाए तो इनको बहुत सोच समझ के इनके बारे में तमाम डिटेल्स किसी लॉयर से मशवरा कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान।